मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। अवतार सिंह पाश की ये कविता अंधेरे समय में हौसला देती है। ये बताती है कि कर्म ना करना, हौसला ना रखना, सवाल ना पूछना मुर्दा हो जाने के समान है। न्यूज तक के मंच पर जो हमारे आज के मेहमान हैं, उन्होंने सवाल भी पूछे, कर्म भी किया और लगातार छात्रों को हौसला भी दे रहे हैं। ये बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि आखिर तुम जिंदा हो तो जिंदा नजर आना क्यों जरूरी है। न्यूज तक के मंच पर स्वागत है प्रख्यात मैथ्स एजुकेटर राकेश यादव सर का। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज तक पर थैंक यू आपका। मैम, थैंक यू। दर्शकों को बताते चले कि हाल में जब रेलवे छात्रों ने अपना दर्द बयां किया तो राकेश यादव सर ने उसे अपना दर्द मानकर, उसे अपनी व्यथा मानकर उसे लेकर एक आंदोलन छेड़ दिया। उस आंदोलन की कहीं ना कहीं वो चेहरा बनकर उभरे। आज उसी विषय पर बात करेंगे। राकेश सर के जिंदगी के पर्सनल गणित पर भी बात करेंगे, मैथ्स पर भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआती सवाल राकेश सर यही, रेलवे रिफॉर्म्स ट्रेंड सोशल मीडिया पर जो चलता हुआ दिखा, आखिर रेलवे से नाराजगी क्या रही आपकी? क्योंकि उस ट्रेंड का चेहरा आप बनकर उभरे, क्या नाराजगी रही और क्यों रुख करना पड़ा सोशल मीडिया का? देखिए मैम, जैसे आपने स्टार्टिंग में एक लाइन बोली कि मेहनत तो करनी होगी और मेहनत की लूट बर्दाश्त भी नहीं होगी। आज के समय में हो क्या रहा है कि हम बच्चों को ये तो कहते हैं कि आप जो भी मेहनत करेंगे, जो भी काम करेंगे, उसका फल आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। वो मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। लेकिन रेलवे ने शायद इस चीज़ को ठाना हुआ है, इस बात को गलत साबित कर रहे हैं। देखिए, सरकारी नौकरी बेसिकली एक किस्म का एक चक्रव्यूह होता है और इस चक्रव्यूह को भेदा जा सकता है सही रणनीति के साथ। लेकिन रेलवे वो रास्ते ही नहीं दे रहा जिससे चक्रव्यूह को भेदा जा सके। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि हम कोई भी काम अगर करने की ठानते हैं तो उससे पहले हम उस काम की प्लानिंग करते हैं कि हम इस काम को इस तरीके से करेंगे, ये रास्ता होगा, ये पढ़ना होगा, यहाँ से टेस्ट देना होगा। लेकिन रेलवे के साथ ये प्लानिंग की ही समस्या गलत हो रही है। रेलवे नोटिफिकेशन तो निकालता है, लेकिन उस नोटिफिकेशन के निकालने में ये कभी भी नहीं देता कि हम इसका एग्जाम कब कंडक्ट कराएंगे, कैसे कंडक्ट कराएंगे, और जो एग्जाम कभी कंडक्ट होगा भी वो सफल रूप से होगा भी कि नहीं। आज ही जब मैं आपके साथ आज यहाँ इस चैनल पे बैठा हुआ हूँ, इसी समय की बात है कि आज एएलपी साइको का एग्जाम था और बहुत सारे ऐसे सेंटर थे जहां पर कंप्यूटर अपने आप बंद हो गया। बेसिकली साइको टेस्ट में एक वीडियो चलती क्वेश्चन से पहले और उस वीडियो के बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सिस्टम हैंग हो गया। बहुत जगह ऐसा हुआ कि वीडियो चली ही नहीं और सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया। अगर आपको ये पता ही ना हो कि हम किस चीज़ के संदर्भ में सवाल पूछ रहे हैं, तो आप किसी सवाल का जवाब कैसे देंगे? बच्चों के साथ ये हुआ कि 40 क्वेश्चन उनको देने थे, 40 क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किया, लेकिन जब फाइनली वो सबमिट हुआ तो 20 ही क्वेश्चन उनके दिखाने लग रहे हैं। तो होता क्या है कि एक बच्चा एक जर्नी जब चलता है तो ये सोच के चलता है कि मैं 6 महीने, 8 महीने, साल भर या 1.5-2 साल में इस चीज को कंप्लीट करूंगा। तो पहली बात तो रेलवे ने ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं कर रखा कि हम इतने टाइम में आपको फाइनल प्रोसेस कंप्लीट करा देंगे, ज्वाइनिंग दे देंगे। लेकिन आप सोचिए, एक बच्चे ने आज पूरी मेहनत की और आज वो अपने लाइफ के सबसे अहम मोमेंट पे बैठा था साइको टेस्ट देने, जिसको क्लियर करने के बाद उसका सिलेक्शन हो जाना था। लेकिन आज पूरी 2 साल की जो उसकी मेहनत थी, बल्कि 2 साल से ज्यादा की जो उसकी मेहनत थी, आज उसके ऊपर पानी फेर दिया गया। आज उसका सिलेक्शन इस वजह से नहीं होगा क्योंकि उसने मेहनत नहीं की, नहीं, उसने मेहनत तो पूरी जी जान से की। इस वजह से नहीं होगा क्योंकि रेलवे जो बच्चों से पैसा लिया हुआ है उसके बदले जो व्यवस्थाएं देनी थी ऑनलाइन लैब सेंटर्स में, वो व्यवस्थाएं नहीं दे पाई। और मैं वही आपकी ही बात को दोबारा पकड़ रहा हूं कि मेहनत को मत लूटो। आप पैसा लूटो वो चलेगा, आप वक्त लूट रहे हैं वो भी चल रहा है, लेकिन आप किसी बच्चे की मेहनत को मत लूटो। एक बच्चा बहुत मुश्किल से तैयार होकर स्टेज पर आता है और उस दिन उसको पता चलता है कि जिस सिस्टम पे वो बैठ के एग्जाम दे रहा है उस सिस्टम का माउस काम नहीं करता। बाद में उस बच्चा जब कंप्लेन करता है कि सर मेरे सिस्टम का माउस काम नहीं कर रहा, तो जो अधिकारी होते हैं वो कहते हैं कि तेरी किस्मत खराब है कि तुझे ये सिस्टम मिला। तो आप सोचिए उस बच्चे पे क्या बीतती होगी जो बच्चा अपने ऊपर अपने पूरे परिवार का बोझ लेकर चल रहा है,
क्योंकि ये अमीरों के बच्चे नहीं भरते हैं, मिडिल क्लास बच्चा रेलवे का फॉर्म नहीं भरता, सरकारी नौकरी करता गरीब बच्चा तैयारी। और जब गरीब बच्चे के साथ ऐसी सिचुएशन होगी कि उसके सामने खुले रूप से एक मैदान भी नहीं है जहां वो दौड़ पाए, मतलब हर तरीके से कंट्रोल्ड सिचुएशन डाली हुई है और हर स्टेप पे उसको बाधा क्रिएट की जा रही है, तो वहां पे हम कहते हैं रेलवे से कि आप पूरी तरीके से रिफॉर्म करिए। आपके हर कदम में गलतियां हैं, एक नहीं 1000 गलतियां हैं, और अब मुझे लगता है कि ये सुधार हो नहीं सकता। इसको पूरी तरीके से स्ट्रक्चर को बदल के दोबारा से स्ट्रक्चर को तैयार करिए जो फुल प्रूफ हो। जैसे यूपीएससी में बहुत कम गलतियां होती है, एसएससी बोर्ड में बहुत कम गलतियां होती है, और वहां पे 6 से 8 महीने में एक बच्चे को सिलेक्शन दे दिया जाता है एसएससी जैसे एग्जाम में। तो इसलिए हम रेलवे रिफॉर्म की मांग कर रहे हैं। जी, ये नाराजगी जैसे आपने यूपीएससी का जिक्र किया या एसएससी का जिक्र किया, नाराजगी और किसी बोर्ड से नहीं है आपकी, नाराजगी आपकी आरआरबी से है जो कि रेलवे के एग्जाम कराती। बिल्कुल, बहुत बाकी बोर्डों से भी होती है कभी कभार। जैसे अभी एक एसएससी सीपीओ का इश्यू है, पिछले अगर कई सालों का ट्रैक देखें तो एसएससी की तरफ से ये रहा है कि 9 से 10 महीने में हर एक बच्चे को 2 स्टार लग जाते हैं उसके कंधे पे, वो सब इंस्पेक्टर बन जाता है, ज्वाइनिंग मिल जाती है। लेकिन इस बार 16 महीने होने को आ गए हैं जब से फॉर्म निकला है, सारे एग्जाम हो चुके हैं लेकिन फाइनल रिजल्ट नहीं दिया जा रहा। तो 16 महीने हो गए हैं उन बच्चों की ज्वाइनिंग अटके हुए और उस पर कोई जवाब नहीं आता। और अंदर से ये न्यूज आती है कि इन बच्चों को ज्वाइनिंग लेट कराई जा रही है ताकि सरकार का 600 करोड़ रुपए बच जाए, क्योंकि अगर बच्चा आज ज्वाइन कर लेगा और 1 साल बाद ज्वाइन करेगा तो उसमें सरकार को 600 करोड़ की बचत हो जाएगी। तो ऐसे रूमर्स मार्केट में आते हैं। तो गलतियां होती हैं लेकिन बहुत कम गलतियां होती हैं। अगर 100 एग्जाम कंडक्ट करा रहा है कोई बोर्ड तो एक एग्जाम में गलती है, लेकिन रेलवे में क्या है कि 100 एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो हर एग्जाम में 100 गलतियां होती हैं। तो रेलवे में तो हर कदम पे गलतियां हो रही। जी, अच्छा, इस चर्चा को मैं नैरो डाउन करना चाहूंगी आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसीज पर। बहुत ज्यादा मांग होती है आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसीज को बढ़ाने को लेकर। हम जानते हैं कि 2018-19 में पहले सरकार ने बम्पर वैकेंसीज निकाली, उसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद आता है 2025 ग्रुप डी के लिए और वैकेंसीज निकाली जाती हैं। 2018 में 62,000 वैकेंसीज करीब निकाली गई, 2019 में 1,03,000 से ज्यादा वैकेंसीज निकाली गई और अब 2025 में 32,000 से ज्यादा वैकेंसीज निकाली गई। लेकिन उसके बावजूद ये मांग लगातार हो रही है कि ग्रुप डी की वैकेंसीज को बढ़ाया जाए। सबसे पहला सवाल ये कि आखिर इतनी ज्यादा डिमांड इन वैकेंसीज की क्यों है? क्यों इन पदों पर जो है छात्र एग्जाम देकर पहुंचना चाहते हैं? देखिए, अभी बेसिकली जब ये उड़ीसा में रेल एक्सीडेंट हुआ था जहां लगभग 250 के आसपास लोग मारे गए थे और बहुत बड़ा भीषण हादसा हुआ था, उस समय संसद में रेल मिनिस्टर का बयान था कि 2,74,000 के आसपास पोस्टें खाली हैं, जिसमें से लगभग 1.5 लाख से ज्यादा पोस्टें ऐसी थी जो सिक्योरिटी रिलेटेड थी। और ये जो ग्रुप डी की पोस्टें होती हैं ये वो होती हैं जो ट्रेनों का सही संचालन हो, सुरक्षित संचालन हो, उसके लिए जिम्मेदार होती हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी वर्किंग हैं और ग्रुप डी में ही वर्किंग है, वो बताते हैं कि सर जिस जगह हम काम कर रहे हैं 32 पोस्टें हैं, 32 लोगों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन केवल और केवल 8 ही आदमी काम करने लग रहे हैं। तो पहली बात ये कि रेलवे ने खुद दिया था ये डाटा कि हाँ ग्रुप डी में वैकेंसी खाली है। दूसरी चीज ये कि 2018 या 2019 की जो वैकेंसी थी उसकी जो ज्वाइनिंग है वो आखिर में होते होते 2023-24 तक इनकी ज्वाइनिंग हुई है। तो आप सोचिए 18 में जो वैकेंसी हुई कब आप ज्वाइन करा रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि हम 2024 में कैलेंडर निकालेंगे और हम उसमें ग्रुप डी की वैकेंसी भरेंगे, लेकिन 2024 में ग्रुप डी की वैकेंसी का कोई जिक्र नहीं हुआ। जिक्र हुआ जनवरी 2025 में, लेकिन उसके एग्जाम का अभी कोई अता पता भी नहीं हो पा रहा है। और जो बच्चे वैकेंसी बढ़ाने के लिए कह रहे हैं वो ये 2 मुद्दे हैं। पहला तो गवर्नमेंट ने खुद ने ये डिक्लेयर किया हुआ है कि सीटें खाली हैं। दूसरा ये कि 2018-19 में इन लोगों ने डिक्लेयर किया कि ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए आईटीआई हर एक बच्चे को करनी होगी, और उसके बाद बच्चों ने क्या किया कि आईटीआई करना स्टार्ट कर दिया। और एक रो डाटा ऐसा बोला जाता है कि 40 लाख के आसपास बच्चे ऐसे जिन्होंने कुल मिला के इस ड्यूरेशन में आईटीआई कर लिया। तो जिन बच्चों ने आईटीआई कर लिया वो सोच के किया, पैसा इसलिए लगाया, समय इसलिए लगाया कि आगे जब भी ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी तो हमें मौका मिलेगा। लेकिन जब 2025 में ग्रुप डी की वैकेंसी आई तो उस समय इन्होंने कहा कि नहीं, केवल 10th क्लास वाला बच्चा भी इसे अप्लाई कर पाएगा। वो बच्चे चले गए कोर्ट में और अभी 26 जुलाई को कोर्ट में फिर से तारीख है हाई कोर्ट में।
और उम्मीद है कि 26 जुलाई को कोई फैसला आ जाए। और अगर ऐसा हुआ कि आईटीआई के पक्ष में फैसला आ गया तो 10th क्लास वाले बच्चे बुरी तरीके से फंस जाएंगे, और अगर 10th क्लास के पक्ष में आ गया तो आईटीआई वाले बच्चे अपने आप को अनजस्टिस महसूस करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सालों से अपना पैसा और समय इन्वेस्ट किया था। सरकार ने क्या किया, उस मुद्दे को एज इट इज छोड़ दिया और अब वो वैकेंसी फंस गई। जबकि सरकार चाहती तो इस काम को सॉर्ट आउट कर सकती थी कि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ा के आईटीआई और 10th वालों दोनों को उनका हक मिल जाता। दूसरी चीज, सरकार की मुझे इसमें इंटेंशन ही गलत लगती है रेलवे डिपार्टमेंट की, कि आपने 2018-19 में एक सर्कुलर निकाला, उसमें आपने कहा आईटीआई कर लो, बच्चों ने कर ली। आप 2025 में आके एक सर्कुलर निकाल रहे हैं कि 10th क्लास वाला बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। तो ये बात तो स्पष्ट है कि जो बच्चे 7-8 साल से वेट कर रहे थे और अब आप आके नया नियम बदलेंगे तो वो तो कोर्ट में जाएंगे ही जाएंगे। जैसे अभी जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की आंसर की आई, उसमें मैंने आपके साथ डिस्कशन भी किया था लाइव आके कि मतलब एक ही सिंगल क्वेश्चन ऐसा है जो पेपर में 2 बार आ रखा है। एक जगह उस क्वेश्चन को ठीक माना हुआ, उसका आंसर दे रखा है, दूसरी जगह कहा हुआ है कि ये क्वेश्चन इनवैलिड माना जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन और आंसर की में आपने ये चीजें दे रखी हैं। बच्चा 75 क्वेश्चन दे रहा है पेपर में, बाद में आप कह रहे हैं कि नहीं 3 क्वेश्चन इनवैलिड है, बाद में आपने कहा नहीं 6 क्वेश्चन इनवैलिड है। तो एक बच्चे का सिलेक्शन या परसेंटाइल जो स्कोर बनना था वो 75 क्वेश्चन से बनना था, आप लेके उसे 69 से बनाने लग रहे हैं। तो वो बच्चे भी हाई कोर्ट जा चुके हैं। तो हो क्या रहा है कि गलतियां ये कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि बच्चा कहीं ना कहीं कोर्ट के धक्के खाता है। और फिर क्या होता है कि ये वैकेंसी फिर लेट होगी, और 2024 में जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, कैलेंडर निकाला, उसकी एक भी पोस्ट पे अब तक ये पूरी तरह ज्वाइनिंग नहीं करा पाए हैं। तो ये एक बड़ा इशू है जिसको लेके बच्चे बार बार मांग उठा रहे हैं कि ग्रुप डी की वैकेंसी इंक्रीज करो, पता चले ये भी कोर्ट केस में फंसी रह जाए। जी। अब एक बात आपने भी कही और हम वक्त-वक्त पर सुनते हैं कि रेलवे में स्टाफ की कमी है। अगर कमी है तो इसे क्यों नहीं भरेगा रेलवेज़? रेलवेज़ को तो वो चाहेगा कि इन रिक्तियों को भरे, वैकेंसीज़ को भरे। क्या कारण आप पाते हैं इसके पीछे? नहीं देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई टेक्निकल कारण है या कोई और मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यू है, ऐसा तो है नहीं। जब हम 140 करोड़ लोगों के बीच में चुनाव करा लेते हैं तो क्या हम 1 करोड़ लोगों में से या 1 करोड़ बच्चों में से क्या सिलेक्शन नहीं करा सकते, सही कैंडिडेट नहीं चुन सकते? तो ये तो सवाल है नहीं कि हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है या व्यवस्थाएं नहीं है, वो तैयार की जा सकती हैं। शायद लगता है कि इच्छा शक्ति की दिक्कत है, या सरकार या कोई ऐसा जो सोचने वाला वर्ग है जो इन चीजों को देखता है, उनको ये लगता है कि हमें रेलवे को कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाना है और सरकारी एम्प्लॉय अपने आप में बोझ भी बन रहा है उनके दिमाग के हिसाब से। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा हिडन एजेंडा हो कि पोस्टें भरी जाएं, लेकिन बिल्कुल धीरे धीरे तरीके से भरी जाएं, ताकि वो पोस्टें जो भरी जाएं तो उसका इम्पैक्ट बहुत कम हो पाए। तो शायद मुझे इसमें तो यही लगता है कि सरकार की इच्छा, शायद नेक दृष्टि नहीं है इस चीज के लेकिन ऊपर। क्या यही वजह है कि अभी मेरे ख्याल से 2021-22 में सरकार ने 72,000 करीब पोस्ट जो है वो सरेंडर कर दी थी डिजिटलाइजेशन के नाम पर? देखिए, पहली बात तो पोस्ट सरेंडर की, एक तो वो इश्यू है डिजिटलाइजेशन के नाम पे की, या और भी इन्होंने कारण बताया। ये चाहते हैं कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी अलॉटेड है किसी किसी डिपार्टमेंट को, तो उसमें तो ये कम करना चाह ही रहे हैं। आप ये भी तो देखिए कि अगर आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर 100 सीटें आपने 2018-19 में ग्रुप डी की निकाली, तो सिर्फ एक बार वो ऑफिशियल डाटा दे दीजिए कि उन 100 में जो 18-19 की वैकेंसी थी, आज 2025 जुलाई तक कितने बच्चे उसमें अभी भी वर्किंग है। मैं लिखित रूप से कह सकता हूं कि 100 में 60% ही बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ज्वाइन किया होगा, 40% सीटें आज भी खाली हैं। तो आप इंटेंशन वहां पे भी देखिए कि वो सीटें भरी जा सकती थी पीछे भी, या अभी भी जो वैकेंसी आएंगी उसमें बहुत सारी सीटें खाली रह जाएंगी, क्योंकि आप वेटिंग लिस्ट निकालेंगे नहीं। एक बच्चा जब तैयारी कर रहा है तो 4-5 सीटों पे एग्जाम देता है, 4-5 एग्जाम देता है, और उसमें किसी भी एग्जाम में उसका सिलेक्शन होगा तो वो चूज जो वही करेगा जो उसके लिए बेटर हो। तो जो बाकी पोस्ट हैं उन पे सीटें खाली रह जाएंगी। तो दोनों हैं, आप सरेंडर कर रहे हैं वो, दूसरा जो आप भर रहे हैं वो भी आप 100% सीटें नहीं भर रहे हैं। तो दोनों ही बड़े इश्यू हैं।
अच्छा राकेश सर, जब ये सारा विवाद हुआ रेलवे रिफॉर्म्स को लेकर, हमने सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलता दिखा, उस बीच रेलवे की तरफ से एक प्रेस नोट भी जारी किया गया। रेलवे का पक्ष भी यहाँ बताना महत्वपूर्ण है। 9 जुलाई को ये प्रेस नोट जारी किया गया। इसमें बिल्कुल। सरकार ने बड़ा-बड़ा ऊपर लिखा बिग रिक्रूटमेंट पुश, कहा कि सरकार बड़े स्तर पर भर्ती मुहिम चला रही है। बताया कि नवंबर 2024 से अब तक सरकार 55,000 से ज्यादा वैकेंसीज के लिए 1.5 करोड़ से ज्यादा कैंडिडेट्स के लिए सीबीटी करा चुकी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करा चुकी है। मतलब ये कि 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में 50,000 कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट मिलेगी, ऐसा सरकार कह रही है। इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में सरकार कह रही है कि 9,000 से ज्यादा अपॉइंटमेंट्स हम ऑलरेडी दे चुके हैं। इसके अलावा ये भी रेलवे ने कहा कि सीबीटी कराना एक बड़ी एक्सरसाइज है, प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन इसमें बहुत ज्यादा लगता है। ये भी कहा कि हाल में रेलवे बोर्ड्स ने छात्रों को घर के पास वाले एग्जाम सेंटर्स अलॉट करने शुरू किए हैं। क्योंकि मैं खास तौर पर जिक्र कर रही हूँ क्योंकि इनमें से कुछ सवाल आपके भी थे कि एग्जाम सेंटर्स के पास में जो है घर के पास एग्जाम सेंटर अलॉट किया जाना चाहिए। इसके अलावा आरआरबी द्वारा प्रकाशित जो एकेडमिक कैलेंडर है उसके अनुसार 2024 से 1 लाख से ज्यादा रिक्तियों के लिए 12 अधिसूचनाएं पहले ही जारी कर दी गई, ऐसा रेलवे ने कहा। अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 में 50,000 से ज्यादा नियुक्तियां की जाएंगी, ऐसा रेलवे कह रहा है। मैं इस पर आपका जवाब चाहूंगी। उसके बाद चीटिंग को लेकर उन्होंने क्या किया है रेलवे ने, उसे लेकर भी बात करेंगे। देखिए, बेसिकली क्या होता है कि मैम, अगर मैं ये कहूँ कि भारत चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गई है, तो इस शब्द का अर्थ ये नहीं है कि गरीब आदमी गरीबी से ऊपर निकला है। आप ये कह रहे हैं कि हम 1,08,000 पोस्टों पे पीछे टेस्ट एग्जाम कंडक्ट करा चुके हैं। हमने 1.25 करोड़ बच्चों का या 1.5 करोड़ बच्चों का एग्जाम टेस्ट कंडक्ट कराया है। लेकिन सवाल तो वहीं दोबारा आके खड़ा हो गया कि क्या उनका सफलतापूर्वक टेस्ट कंडक्ट कराया गया? नहीं। आप जो 50,000 वैकेंसी आगे लाने की कह रहे हैं, वो वैकेंसी थी 2025 की, लेकिन उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप एक सीधी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मौसम खराब है, उसके अंदर कोई डिटेल नहीं बता रहे हैं कि गर्मी है, कि सर्दी है, कि बरसात का मौसम है, ह्यूमिडिटी है, क्या है। आप सिर्फ ऊपर ऊपर से एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि मौसम खराब है। वही रेलवे भी जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाली उसमें इन्होंने यही काम किया, ऊपर ऊपर से एक हल्का सा वर्ड डाल के छोड़ दिया कि भैया हमने 1,08,000 वैकेंसी का एग्जाम कंडक्ट कराया है, अब हम 50,000 वैकेंसी और निकालेंगे। एग्जाम सेंटर में अब सब देखिए, इन्होंने लिखा कि हम एग्जाम सेंटर एलोकेशन में अब से जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए विशेष ध्यान देंगे और लड़कियों के लिए विशेष रूप से ध्यान देंगे। मतलब आप समझ पा रहे हैं, ये खुद इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि इन्होंने अब तक तो दिया नहीं है, अब ये देंगे की सोच रहे हैं। लेकिन मुद्दा तो फिर से वहीं आ गया, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। आप जिस जगह एग्जाम कंडक्ट कराने लग रहे हैं, एक बार उन लैब्स की हालात तो देखिए। आप ये तो देखिए कि उन्हीं लैब्स में कितने लोग ऐसे हैं जो चीटिंग कराने के उद्देश्य से पकड़े गए हैं। अखबारों में ये चीजें आई हैं, न्यूज़पेपर में, सारी जगह। तो आप ऊपर से सिर्फ कह देंगे कि मौसम अच्छा है, तो ये आपके ये कह देने से मौसम अच्छा होगा नहीं। आपको जब तक ग्राउंड रियलिटी नहीं बताएंगे, आप बता दीजिए ना एक एक चीज कि 1,08,000 जो आप वैकेंसी बता रहे हैं जिसके लिए, उनका प्रोसेस बता दीजिए, कौन कौन सी वैकेंसी किस किस प्रोसेस में अटकी हुई है और क्यों अटकी हुई है। और जो 50,000 सीटें आप 2025-26 के लिए कह रहे हैं, वो बता दीजिए किस किस महीने में आप उनका नोटिफिकेशन निकालेंगे, किस डेट को उनका एग्जाम लेंगे और कितने महीने में उनका सिलेक्शन करा देंगे। आप ये डाटा दे दीजिए, बात ही खत्म होगी। अच्छा, अगर ये हम आपसे ही जानना चाहें कि 2018-19 में रेलवे ने जो बम्पर वैकेंसीज निकाली, बहुत प्रचार उसका हुआ कि सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव रेलवे चला रहा है, उन वैकेंसीज का आज की तारीख में क्या हाल है? क्या अपॉइंटमेंट सभी को मिल चुकी है? देखिए मैम, उनमें सभी को अभी शायद एक वैकेंसी ऐसी जिसका प्रोसेस अभी भी चल रहा है, जो वेटिंग लिस्ट के चक्कर में थी। वैसे लगभग सभी को मिल चुकी है। लेकिन बात फिर से वही आती है कि 2018 की वैकेंसी आप 2024 में आप ज्वाइनिंग देने लग रहे हैं, तो कितना साल हो गया इसमें? 7 साल हो गया। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 में आप वैकेंसी दे रहे हैं। 7 साल आपने बिता दी उसमें, तो 7 साल तक आप उनकी ज्वाइनिंग कराए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं। तो इस चीज को तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत हेल्दी सिस्टम है और बहुत अच्छे से काम किया गया है, अगर इतना लंबा समय लग रहा है। और 2024 में जो आपने नोटिफिकेशन निकाला, उसमें अब तक 2025 में 1.5 साल हो चुका है, 18 महीने हो चुके हैं। किस पोस्ट पे आपने कितनी ज्वाइनिंग करा दीजिए, उसका भी बता दीजिए।
तो मेरे हिसाब से आप अगर किसी चीज को इतना लंबा खींच देंगे, इतना देर कर देंगे कि फिर वो आया भी तो उसका कोई मजा नहीं रहेगा। अगर एक बच्चा एक 21-22 साल की उम्र में तैयारी करता है और आप उसको 30 साल में ज्वाइनिंग दे रहे हैं, तो शायद मुझे नहीं लगता कि उस 8 साल में जो उसने स्ट्रगल झेला होगा, जिस डिप्रेशन की स्टेज में वो गया होगा, उसका आप रत्ती भर भी कुछ महसूस कर पा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई वर्थ इट वाली चीज होगी। तो आपके मुताबिक कितने वक्त में, अगर 2018-19 में वैकेंसी आई है, तो अपॉइंटमेंट में ज्यादा से ज्यादा कितना वक्त लगना चाहिए? मैम, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम बताया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, वो 8 से 9 महीने में आपको फाइनली ज्वाइनिंग दे दे रहे हैं। मतलब जिस डेट को, अगर 1 जनवरी को मान लीजिए उन्होंने किसी एग्जाम का नोटिफिकेशन निकाला, तो आपको 9 महीने बाद उस बच्चे की ज्वाइनिंग करा देते हैं। उसमें उसका टायर 1 भी होता है, सीबीटी 1 समझिए, फिर सीबीटी 2 भी होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, मेडिकल वेरिफिकेशन भी होता है, मेडिकल टेस्ट जिसे हम कहते हैं, और सारे प्रोसेस के बाद फाइनली उसे 9 महीने में ज्वाइनिंग दे देते हैं। हम रेलवे के लिए कह रहे हैं कि आप 10 महीने लीजिए, 11 महीने लीजिए। कुछ पोस्टें तो ऐसी हैं जिसमें 18-20 लाख ही बच्चों ने फॉर्म भरे थे और उसमें से 50% ही बच्चे एग्जाम देने गए, तो वो तो बहुत कम ही कैंडिडेट थे। उनका टाइमली एग्जाम करवा लीजिए और उनको जो टाइमली ज्वाइनिंग कर दीजिए। तो मुझे लगता है 1 साल से ज्यादा लंबा प्रोसेस यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जो डेस्क्रिप्टिव पेपर हो, या सारे ऑब्जेक्टिव पेपर है, और ऑब्जेक्टिव जब कोई भी पेपर होता है तो उसका रिजल्ट देने में मुश्किल से 1 से 2 दिन का ही वक्त लगता है, इससे ज्यादा नहीं लगता। लेकिन आप चलिए पूरे प्रोसेस को फिल्टर कर रहे हैं, तो भी आप मैक्सिमम, मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर अंदर आपको रिजल्ट देना ही चाहिए। अच्छा, अब आगे की रणनीति रेलवे रिफॉर्म्स के इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या रहेगी? क्या बैक चैनल टॉक्स में आप हैं रेलवे के साथ, बाकी टीचर्स के साथ? आगे की स्ट्रैटेजी क्या है? अभी हम रेलवे के साथ भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हद तक शायद हम आगे बढ़े भी हैं उसमें, हम उन तक पहुंचे भी हैं, हमने अपनी आवाज पहुंचाई भी है, लेकिन अभी उसमें शायद कोई आउटकम आना बाकी है, और बहुत जल्द शायद वो आउटकम हमें मिल जाए कि हमारी मुलाकात रेल मिनिस्टर से भी हो पाए। दूसरी चीज ये है कि हम टीचर्स में आपस में इस चीज को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि रेलवे बहुत जल्दी जल्दी से क्या कर रहा है कि एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए नोटिफिकेशन इशू कर दे रहा है। दिक्कत वहां आके फिर से वही फंसती कि आपने साइको का जो टेस्ट है, आज जो एएलपी साइको का टेस्ट है, आपने 15 दिन का टाइम दिया बच्चों को, और 15 दिन के अंदर आपने एग्जाम कंडक्ट करा लिया। लेकिन आज जब एग्जाम था, तो वो एग्जाम आपको ने हालात देखी, मैंने आपको वीडियो भी दिखाई कि क्या हालात हो रही है बच्चों के साथ। तो हो क्या रहा है कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर नाउम्मीद हो जाते हैं कि इनसे अगर हम टाइमली एग्जाम कंडक्ट करवा भी लें, तो भी इनसे प्रॉपरली एग्जाम तो कंडक्ट होना नहीं है। और शायद मुझे लगता है कि इसमें किसी बड़े आंदोलन की जरूरत है। अभी तो हम कदम जरूर धीरे धीरे ऑनलाइन ही बढ़ा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है एक वक्त के बाद हमें शायद अपनी आवाज को दूसरे तरीके से उठाना पड़ेगा रेलवे के आगे। जी। आंदोलन से जुड़े मेरे 1-2 सवाल ये हैं। पहला सवाल ये कि जो सोशल मीडिया पे हमें ट्रेंड दिखाई देते हैं, देखा कि रेलवे रिफॉर्म्स का ट्रेंड कैसे नंबर 1 पर आ गया, कैसे ट्रेंड जो है वो डिसाइड होते हैं, क्या नाम दिया जाना चाहिए, और ये नंबर 1 पे कैसे देखिए, पहुँच जा रहे हैं? एक पहली चीज तो ये कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत सारे हैं। अगर ये ट्विटर वाला गेम नहीं होता कि ट्विटर पे ट्रेंडिंग कराने की जगह अगर ये यूट्यूब पे कुछ कराना होता, तो हमारे बच्चे इसमें 1-1, 2-2 करोड़ भी पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ट्विटर एक ऐसा माध्यम है जिसका स्टूडेंट लाइफ में यूज नहीं होता। कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जिसके थ्रू बच्चा ट्विटर से कुछ सीख पाए या उसके काम की कोई चीज हो। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा होता है। वो पहली बार ट्विटर पे कुछ एक्टिविटी करने के लिए ट्विटर डाउनलोड करता है, बहुत बच्चों को उसमें दिक्कत भी आती है। दूसरी चीज ये कि हम ट्रेंड क्या कराने जा रहे हैं, वो बहुत कुछ मुद्दे पे डिपेंड करता है और बहुत कुछ स्टूडेंट्स की मांग पर डिपेंड करता है। हम टीचर्स जो भी होते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स की ही आवाज को बुलंद कर रहे होते हैं, और कुछ चीजों में जो हमारे सीनियर टीचर्स हैं हम उनसे भी सलाह लेते हैं, उनके भी कुछ इनपुट आते हैं। कुछ और जो टेक्निकल लोग जो इस चीज को, सोशल मीडिया को अच्छे से समझते हैं, वो भी बताते हैं कि ये ट्रेंड हो सकता है और इस चीज को उठाया जा सकता है। लेकिन क्या ये ट्रेंड्स पूरी तरह ऑर्गेनिक होते हैं? पूरी तरह ऑर्गेनिक होता है। कारण क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट देखिए आप कितने हैं, और अगर मेरे घर की रोजी रोटी पिछले 5-6 साल से तैयारी करके इस उम्मीद में बैठी है कि मैं रेलवे के एग्जाम में सेलेक्ट होऊंगा, तो वो बच्चा क्यों नहीं अपनी आवाज उठाएगा? वो बच्चा तो आवाज उठाएगा। 2018 के बाद आप 2024 में वैकेंसी लेके आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो बच्चा ऑर्गेनिक डिमांड नहीं कर रहा है? जी।
अ, इस कैंपेन, इस आंदोलन से जुड़ा एक सवाल ये भी कि आप पर भी आरोप लगे कि ये प्रोटेस्ट स्पॉन्सर किया गया। आपने जब इन आरोपों के बारे में सुना तो आपने अपनी स्क्रीन को ब्लैकआउट कर लिया, उसके बाद आपने वीडियो जारी की और आपने कहा कि कई टीचर्स ही ऐसा कह रहे हैं कि राकेश यादव सर अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। हमारा सवाल भी आपसे यही, क्या राकेश यादव सर अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, अगर अच्छे चीज में कोई चेहरा चमकाता है तो वो बुरी बात नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात ये है कि मेरे हम जिस ऐप पर पढ़ाते हैं, कैरियर ऐप, उस पे लगभग 1,40,00,000 बच्चा है जिन्होंने उस ऐप को डाउनलोड किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं, उन तक हम ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं, तो मुझे वैसे ज़रूरत नहीं है। मेरा खुद का जो पर्सनल यूट्यूब चैनल है, उस पे 60 लाख से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमें उन चीज़ों की ज़रूरत होगी। लेकिन होता क्या है कि जब आप एक समूह के साथ आगे चलते हैं, तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा-सा उल्टा सोचते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो निस्वार्थ होके आपके साथ लगे रहते हैं, बच्चों के साथ लगे रहते हैं। तो ये चीज़ें आती रहती हैं, तो फिर हम उनको सिग्निफिकेंटली किसी तरीके से जवाब दे भी देते हैं, ताकि वो कुछ पॉजिटिव उस चीज़ पर आएँ और बच्चों के भले के लिए काम करें। जी, आगे बढ़ेंगे सवालों के अगले दौर की तरफ। सवाल आपकी पर्सनल ज़िंदगी से जुड़ा, सवाल आपकी प्रोफ़ेशनल ज़िंदगी से जुड़े अब आगे हो सकते हैं। अ, कैसे एक हरियाणा के रेवाड़ी के एक छोटे से गाँव से एक लड़का निकल कर आता है और सोचता है कि मैं मैथ्स पढ़ाने लगूँगा। सबसे पहली बात ये कि मैथ्स को लेकर आपकी रुचि कब ज़्यादा बढ़ी और किस परिवेश में आप रहे? मैम, हम हरियाणा में ही मेरा जन्म हुआ। हम हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, वहीं पे हम मेरा जन्म हुआ। तो मेरी मम्मी जो थी वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि वो 6 बहनें थी, तो उनको हरियाणा में पहले ऐसा होता भी था कि लड़कियों को बहुत मौके नहीं मिलते थे पढ़ने के। तो 6 बहनें थी, 1 भाई था, तो मेरी मम्मी हर को कभी ये मौका नहीं मिला कि वो अपनी हायर स्टडी कभी कर पाएँ। वो 10th तक ही पढ़ी, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत होशियार थी। आप समझ सकते हैं कि हरियाणा आज से 40 साल पहले हरियाणा का एक परिवार जिसमें 6 लड़कियां हो और 1 लड़का हो, तो लड़कियों को कोई कितना ध्यान दे रहा होगा उनके केयर पे। ये पिछले 12-15 साल से ये कल्चर हुआ है कि लोग समझदार हुए कि बेटियों को बराबर समझने लगे। उससे पहले तो सच मायने में लड़कियों को बोझ ही समझा जाता था, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत होशियार थी। और अगर एक आदमी पढ़ाई में अवेयर है चीजों को लेके, तो कहीं ना कहीं अपने संस्कार अपने बच्चों में डाल देते हैं। तो जब हम गांव में रहते थे तो मेरी मम्मी मुझको पढ़ाती थी धीरे धीरे। जब पढ़ाती थी तो साथ साथ मैं भी अपनी छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाने लग गया, और वहीं से धीरे धीरे वो कल्चर बना के मैं मैथ पढ़ाना स्टार्ट किया, और मैथ में मेरा इंटरेस्ट भी आया। उसका एक मुख्य कारण ये भी रहा होगा कि मुझे जो मेरे स्कूलिंग टाइम में जितने भी टीचर मिले, एक टीचर थे वीरेंद्र सिंह यादव सर, जिन्होंने सरकारी स्कूल में जो हमें पढ़ाते थे 10th क्लास में, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो उनका भी इन्फ्लुएंस रहा मेरी लाइफ पे, मेरी मदर का भी रहा, इसलिए मेरा मैथ बैकग्राउंड थोड़ा ठीक होता चला गया। उसके बाद मैंने दिल्ली सरकार में नौकरी की, दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में मैंने जॉब की। 2011 के आसपास आके मुझे लगा कि अब मुझे यूपीएससी की भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि 2011 तक मैं एक सेटल लाइफ में आ चुका था, जहां मेरे पास सरकारी तनख्वाह भी आ रही थी और मैं ट्यूशन वगैरह करके 2 पैसा कमा भी रहा था अलग से। 2011 में मैंने यूपीएससी की कोचिंग करनी स्टार्ट की, लेकिन मेरे अंदर का वो स्टूडेंट खत्म हो चुका था, क्योंकि जब सरकारी तनख्वाह जेब में आती है तो आराम भी आ जाता है। फिर 2011 में मैंने यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू की, और उस चक्कर में मैंने 3-4 महीने अपने खराब किए, और मुझे लगा कि अब मेरे अंदर वो स्टूडेंट नहीं है, तो मैं यूपीएससी तो नहीं पढ़ा सकता। उस समय मुखर्जी नगर में मैं पहली बार आया था यूपीएससी के लिए, जीवन में पहली बार मुखर्जी नगर देखा था, और वहां बच्चों की भीड़ देखी। तो वहां से धीरे धीरे मुझे लगा कि चलो पढ़ नहीं पा रहे हैं तो पढ़ा तो सकते ही हैं। तो वहां से धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई, और एक पैरामाउंट करके इंस्टीट्यूट होता था नीतू मैम का, तो उनके यहाँ मैंने पढ़ाना शुरू किया था 2012 में, और बस वहीं से फिर आगे लाइफ चलती है। अच्छा राकेश सर, आपकी ऐप के बारे में अगर बात करें, करियर विल ऐप, जिसके बारे में हमने काफी सुना है, कैसे ये गांव-गांव तक लोगों को, छात्रों को केटर कर रही है? और आपके कोर्स में जब एक तरह से एजुकेशन महंगी हो चुकी है, आपके कोर्सेज में कितना पैसा खर्च करना पड़ता है लोगों को? मैम, बेसिकली हमारी ऐप, मैंने आपको कहा कि लगभग 1,40,00,000 बच्चे हैं जो हमारे ऐप पे डाउनलोड किए हुए हैं और जो पढ़ते हैं हमसे। और बेसिकली हमारी ऐप इतने बच्चों तक इसलिए पहुंची है क्योंकि हम पहले वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसने फ्री में बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया हुआ है।
₹99 की फीस में पढ़ाया हुआ है, ₹11 की फीस में पढ़ाया हुआ है। हमारी जो मैक्सिमम फीस रहती है वो किसी भी बैच की, चाहे आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, भारत के सबसे बड़े-बड़े जो टीचर हैं आईआईटी और नीट में, जिनकी किताबें से बच्चे पढ़ते हैं, वो सब हमारे प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं और मैक्सिमम जो फीस जाती है वो 2000 और 2500 के बीच में रहती है मैक्सिमम। अदरवाइज मैक्सिमम जो हमारी फीस रहती है, अगर देखें तो सब्जेक्ट वाइज देखें तो ₹100 ₹50 इस तरह से रहती है। और हम लोगों तक इसलिए पहुंच पाए कि इस कंपनी में हम 2 लोग हैं, एक मैं और एक मेरा साथी है पवन। तो वो बेसिकली टेक्निकल बैकग्राउंड से था और उसकी टेक्निकल चीजें बहुत अच्छी हैं। तो उसकी जिम्मेदारी रोज की ये रहती है कि वो रोज बच्चों के बीच में जाके बैठता है, एक छोटी उम्र का है, बच्चों के बीच में जाके बैठता है और रोज बच्चों के बीच कभी लाइब्रेरी में बैठ जाएगा, कभी किसी की क्लास में जाके बैठ जाएगा, कभी किसी जगह घूमने चला जाएगा, बच्चों से बात करता रहेगा रैंडमली। तो बेसिकली टीचर और स्टूडेंट कॉम्बिनेशन इस ऐप पे है। मैं टीचर हूं तो मुझे पता है कि पढ़ाते वक्त मुझे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, तो वो फुलफिलमेंट मैं कर देता हूँ। और पढ़ते वक्त एक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो वो वाला बच्चा कर देता है। तो इस वजह से हम अपनी टेक्नोलॉजी को इतना यूजर फ्रेंडली बना पाए कि हर बच्चे तक पहुंच पाए और हर एक बच्चा हमसे इजीली जुड़ पाए और बहुत सस्ती फीस में जुड़ पाए। सर मेरा सवाल है कि जो दिल्ली से सटे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ के छात्र दिल्ली में कोचिंग ले लेते हैं, बहुत आसान रहता है उनके लिए। जो भीतरी हरियाणा हो गया, रोहतक हो गया, रोहतक के इर्द-गिर्द वाले और भी इलाके हो गए, उनके लिए कोचिंग लेना या दिल्ली आना बहुत मुश्किल होता है। तो कोई ऐसी टिप्स आप उन्हें देना चाहें कि उनकी स्किल डेवलपमेंट हो या फिर वो बहुत कम उम्र में कुछ कमा सकें? देखिए, बेसिकली क्या है कि कोई ऐसी स्किल एकदम से किसी में बनाई नहीं जा सकती है। वो सारी स्किल ऐसी होती हैं जो डे बाय डे धीरे-धीरे उनके अंदर इम्प्रूव होती हैं। हुँ। और चाहे रोहतक का बच्चा हो, सोनीपत का बच्चा हो, कोई भी ग्रामीण बैकग्राउंड का बच्चा हो, हम इसमें जियो की तारीफ करें या बुराई करें, कुछ भी कहें, लेकिन जियो ने एक कमाल बहुत अच्छा किया कि हर एक बच्चे के हाथ में इनिशियल स्टेज पे इंटरनेट पहुंचा दिया। और जब इंटरनेट पहुंच गया तो आप समझिए कि हम पहुंच गए, मतलब बहुत सारे टीचर पहुंच गए, बहुत सारे ऐसे लोग पहुंच गए जो किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब शायद वो सवाल हरियाणा छोड़िए, बिहार, यूपी, किसी भी आप स्टेट में चले जाइए जहां बहुत डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहां पर भी हर एक बच्चे के पास स्मार्टफोन पहुंच चुका है, इंटरनेट पहुंच चुका है। तो वो जो चीज सीखना चाहता है वो सारी चीजें उसको फोन में आज के समय में या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत मिनिमम कॉस्टिंग में अवेलेबल हो जाती है। तो अब मुझे नहीं लगता कि वो स्ट्रगल है कि उसे दिल्ली आना पड़ेगा या कहीं पे भी आना पड़ेगा। वो शायद दौर भी चला गया कि जब बच्चा ऑफलाइन पढ़ता था या ऑफलाइन सीखने के लिए कहीं जाता था। अब अगर सच मायने में किसी को जरूरत है ना, तो वो हरियाणवी भाषा में कहते हैं ना कि मतलब जुनून की जरूरत है। अगर मन में सीखने की है ना कुछ, तो सीख लेगा। इतनी सारी चीज उपलब्ध है यूट्यूब पे, ऑनलाइन हर एक पोर्टल पे। तो अब तो सारा खेल एक ही चीज का है कि आप इंटरनल कितना मोटिवेट हैं और कितना किसी चीज के प्रति आपका लगाव है। तो अब ऑनलाइन में ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। सर नायब सैनी सरकार का कामकाज आपको किस तरह का लगा? क्योंकि बहुत सारे बालक ये कह रहे हैं कि इसमें ग्रुप डी में सरकार बहुत सारी नौकरी दे दे है और फिर एक तरीके का यूँ कह दे के लिए भाई बहुत सारी नौकरी दे दी है, जबकि बेरोज़गारी बहुत घनी है हरियाणा में। तो आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को? देखो, मैं तो ये कहूंगा कि हो सकता है इस वीडियो के बाद मुझे गालियां भी बहुत पड़े, लेकिन हरियाणा सरकार जितना ईमानदारी से नौकरी देती ना, सरकारी नौकरी, उतना अगर कोई भी सरकार दे दे तो सैल्यूट किया जाए पूरे देश की तरफ से। हरियाणा सच मायने में बिना पर्ची, बिना खर्ची की नौकरी देता है। हमने वो दौर हरियाणा में देखा हुआ था कि हम खुद हरियाणा से हैं, लेकिन हमने कभी हरियाणा की सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं की, क्योंकि हमने वो दौर देखा हुआ था कि गांव से 10 बुड्ढे इकट्ठे होकर जाते थे किसी के पास, मंत्री के पास, एमएलए के पास, और छोरा नौकरी लगवा देते थे। मेहनत करने वाला कभी नौकरी नहीं लगा हरियाणा में। लेकिन बीजेपी की खुल के इस चीज में तारीफ करूंगा, और खासकर हरियाणा सरकार की, खट्टर साहब की और नायब सिंह सैनी साहब की। अब एक सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिससे पैसे की डिमांड की जाए, पेपर में कोई हरकत पकड़ी जाए। अब बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम होने लग रहा है, और मुझे लगता है कि मेहनत करने वालों के लिए इससे बेहतरीन सरकार नहीं आ सकती हरियाणा में। सच मैंने बहुत जबरदस्त काम किया नायब सिंह सैनी सरकार ने। पहले इंटरव्यू में क्या क्या होता था, जो बच्चे हरियाणा के वो अच्छे से जानते हैं। पहले से फोन आ जाते थे,
और ये चीज ऐसी नहीं है कि गुप्त सूत्र हमें बता रहे, नहीं, ये प्रैक्टिकल है, हर गांव के बच्चे को पता था। जिसके नंबर ठीक होते थे उसके पास पहले से फोन आ जाता था कि भाई तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इतने पैसे का तू जुगाड़ कर ले। बच्चे अपना खेत बिकवाते थे माँ बाप के, फिर एमएलओ के, इनके पैसे देते थे। अब इतना साफ सुथरा काम है, टाइमली एग्जाम कंडक्ट हो रहा है और बिल्कुल फेयर रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, एक सिंगल पैसे की भी गलती नहीं हो रही। देखिए, ये तो हर कोई चाहेगा ही चाहेगा कि सरकारी वैकेंसी बढ़े, लेकिन शायद सरकार की भी एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा वो नहीं दे सकती। तो मुझे लगता है सरकारी नौकरी के लिए हरियाणा सरकार पूरे भारत के लिए एक आइडियल कंडीशन दे सकती है। बाकी राज्य इस चीज को सीखे कि हरियाणा ने बिना खर्ची पर्ची के कैसे व्यवस्था तैयार की है। और सैल्यूट है हरियाणा सरकार को, खट्टर साहब को। खट्टर साहब ने जो जबरदस्त काम किया था ना, मतलब ये कि ऐसा काम है कि जिसके दम पे बीजेपी कई साल हरियाणा में राज कर सकती है। ये मैं खुल के इस बात को कह रहा हूँ। अच्छा, कई ऐसी भर्तियां हैं जिनमें हम देखते हैं अधिकारी लेवल की भर्तियां जिनमें दूसरे राज्यों के हैं, तो जो आम हरियाणवी बाशिंदा है, सारे तो नहीं लेकिन बहुत सारे, वो इसका विरोध करते दिखते हैं कि जी राज्य तो हरियाणा है और कोई यूपी का अधिकारी आ गया, कोई बिहार का अधिकारी आ गया या फिर कोई मिजोरम का आ गया। तो इस तरह का विरोध भी काफी देखने को मिला है और सरकार की जो आलोचना है बहुत सारे लोग इस मार्फत भी करते हैं। देखो, एक चीज तो सबको समझनी पड़ेगी कि फेवरिज्म तो छोड़ना ही होता है। अगर मान लीजिए कोई अधिकारी कुर्सी पे बैठा है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी कुर्सी छीनी जाए या उसके बराबर में कोई दूसरा ऐसा आदमी ला दिया जाए जो उससे ज्यादा ओवर पावर हो या ताकत वाला हो। तो ये तो सरकार का काम है। हमारा काम है एज ए जनता, एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट के फाइनल आउटकम क्या आने लग रहा है। अधिकारी लेवल पे क्या होने लग रहा है इससे हमें बहुत फर्क नहीं पड़ता। हमारे लेवल पे हमें पता चल रहा है, हम उस चीज को देख रहे हैं कि हर गांव से 8-10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जो बिना खर्ची और पर्ची के हुआ है। तो हम तो उस चीज को देख रहे हैं, हम अधिकारी लेवल पे अभी नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि आम जो बच्चा है ना वो अधिकारी लेवल पे नहीं ध्यान देगा। उसको मतलब है कि जिस जो नौकरी की वो तैयारी कर रहा है उस पे। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये छोटे मोटे विवाद तो ऊपर उठते ही उठते हैं। अधिकारी के, जैसे अभी लेटरल एंट्री होने लग रही है, इन चीजों पे विवाद उठते हैं। हमें तो मतलब आखिरी पॉइंट से है कि हमारे गरीब बच्चे के लिए करप्शन तो नहीं है, हमारे गरीब बच्चे के लिए एग्जाम पैटर्न में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो दिक्कत नहीं है, हमारे लिए यही बेस्ट है। एक सर, ये आपका अनुभव भी मैं जानना चाहूंगी। अब हालात सुधरे हैं हरियाणा में भी, लेकिन बहुत सारों का आज भी ये माना कि भाई छोरी ने कोई दिल्ली भेजेगा तो छोरी बिगड़ जाएगी, छोरी के तो सीपी में जाएगी, रील बनाती पा जाएगी, इंस्टाग्राम पे कोई डांस करते मिलेंगे। तो आज भी ये धारणा है, और ये धारणा मैं कहूँ कि इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देख के किसी की भी बन जाती है या बन गई होगी इस तरह की। तो क्या आप देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द भी ऐसी ही सिचुएशन है? आप इसे किस तरह से लेते हैं? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि हरियाणा में अब वो समझ बाकी राज्यों से बहुत अच्छी है। देखिए, 1-2 केसेस होते हैं और वो सामने जो दिख रहे होते हैं वो बैकग्राउंड में कुछ और ही कहानी होती है, तो कई बार हमें जो दिख रहा होता है हम उसी को सच मान लेते हैं। लेकिन हरियाणा में अब लड़कियों को, कुछ केसेस को छोड़ दें तो लगभग हर जगह बेटों से भी ऊपर कीमत उनकी समझिए सामाजिक रूप से, नैतिक मूल्यों में है। तो लड़कियां खूब आगे बढ़ रही हैं। अब इस बार ही अगर आप यूपीएससी का रिजल्ट देखें तो हरियाणा से बहुत सारी लड़कियां आगे आई हैं, है ना। सरकारी नौकरियों में लड़कियां आगे आ रही है। अभी हम आज से 3-4 साल पहले की अगर बात करें तो जितनी लड़कियां हरियाणा की मुखर्जी नगर में अकेले रह के कोचिंग कर रही थी, उतना तो पिछले कई सालों में मिलके नहीं हुआ। तो अब मुझे लगता है बराबरी का हक मिल रहा है, माँ बाप इस बात को समझ रहे हैं। और हरियाणा में अब सच्ची और अच्छी चीज ये है कि माँ बाप पढ़ाई की कीमत को समझ गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई दिक्कत है। रही इंस्टाग्राम पे रील बनाना या यूट्यूब पे रील बनाना, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। लेकिन लड़कियों को भी और लड़कों को भी ये समझना होगा कि पहला सपना आपका जो है उसको फॉलो करो। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करने लग रहे हो तो पहले उस पे ध्यान दो, बाद में आप आस्की भी करो, बाद में आप इंस्टाग्राम पे रील भी बनाओ, पहले कामयाब हो लो। बेसिकली क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो डिस्ट्रैक्शन होती है, और वो डिस्ट्रैक्शन आप कई बार इतना हावी हो चुके होते हैं आपके दिमाग के ऊपर कि आपको आपकी मंजिल तक जाने ही नहीं दिया जाएगा। आप पहले उन चीजों में बहुत बुरी तरीके से परेशान होते रहेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि इन चीजों पे मत जाइए। और कहीं ना कहीं इन चीजों में समाज का भी दिक्कत है। जो लोग इंस्टाग्राम पे और इन चीजों पे लगे हुए हैं और सिर्फ वैसी इंटरटेनमेंट टाइप की चीजें बनाने लग रहे हैं या फिजूल की चीजें बना रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूँ सिर्फ एक ही चीज, और खासकर हरियाणवी बालकों को कहूंगा, भाई
जो भी तुम्हें हीरो दिखता है ना आज के टाइम में इंस्टाग्राम में या यूट्यूब पे, वो 1-2 साल तक बत्ती ना रहता, वो इतने टाइम का है, लेकिन वो इन 1-2 साल में ना इतनी बर्बादी कर लेगा अपनी, जितनी उसके कई मतलब पीढ़ियां ने नहीं करी होगी। तो ये तुम्हें सोचना है कि इन 1-2 साल के हीरो बनने की खुशी मत रहो। ये जो आदमी तुमने लाइक करने लग रहे हैं ना, या तारी वीडियो देखने लग रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। एक ऐसा आदमी नहीं है जो लंबे समय तक कमाता रहे इन सोशल मीडिया की रीलों से, इसलिए बचो इनसे। और शायद अगर अब नहीं बचे ना, तो 1-2 साल में ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। ये सोशल मीडिया का तो अभी तक पैरेलल लाइन पे फ्लो है, अब ये उठेगा ना, तो समझ लेना कि हमने मानसिक गुलाम बना देगा ये सोशल मीडिया। तो इससे तो बचो, ना बनाओ और ना देखो। जितना बच सको उतना बचो और अपने करियर पे ध्यान दो। ये वक्त दोबारा नहीं आओगा, और जिस दिन वक्त बीत जाएगा ना, उस दिन फिर हाथ पीटे जाओ, कुछ भी नहीं होगा, हासिल ही नहीं होना। तो मैं तो ये कहूंगा, छोड़ो इन चीजों ने, पढ़ाई पे ध्यान दो। सर, अपने बहुत सारे जो नौजवान हैं हरियाणा के, वो देखते हैं कि विदेश जाने का एक बड़ा कल्चर है, बड़ा प्रचलन सा हो गया, और वो चाहे डोंकी रूट से जाना, वो चाहे किसी भी प्रकार से जाना, वो जा रहे हैं। मैं अपने गांव में ही देखती हूँ सर के हर तीसरे महीने में बम पटाखे फूटते दिखेंगे, और हम पूछेंगे कि ब्याह था, तो उन्होंने कहेंगे नहीं, फलाने का छोरा अमेरिका गया। फिर हम पूछेंगे लीगली तौर पर गया, बोले नहीं, डोंकी रूट लगा के गया, हालांकि चोट वोट भी लाग रही है उसके। तो हम इस चीज को भी बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप इसके पीछे क्या धारणा मानते हैं? क्योंकि मैंने जो धारणा देखी वो ये देखे कि भाई पैसे आवेंगे, ठीक है, एक बार दुखी सुखी होकर हमारा बालक चला जाएगा विदेश में, नौकरी के लिए 4-5 या 6-7 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन बच्चा विदेश चला जाएगा, दोगुनी कमाई होगी, डॉलर में पैसे आएंगे, परिवार का आर्थिक स्टेटस जो है वो बढ़ जाएगा। आपका इस पर क्या सोचना है? देखो, मैं ये कहूंगा कि तुलना जो होती है ना, वो बहुत अच्छी चीज नहीं होती। कुछ ही मायने में ठीक है, बाकी मायनों में तुलना या कंपैरिजन करना गलत हो जाता है। आपको जीने के लिए जितना पैसे की रिक्वायरमेंट है ना, उतना आप आराम से बंदोबस्त कर लेते हैं, लेकिन कई बार आपकी एक्सपेक्टेशन दूसरों को देख के इतनी ज्यादा हो चुकी होती है कि उसके लिए आप गलत रास्ता चुनते हैं। मैं अभी आपको एक वेब सीरीज का नाम लूंगा, मैं कल ही देख रहा था उसको। एक वेब सीरीज आई है अमेजन प्राइम पे, मिट्टी एक नई पहचान। उसमें ये दिखाया गया है कि कृषि से भी ना, खेती करके भी, किसानी करके भी आदमी करोड़ रुपए कमा सकता है। पढ़ा लिखा अगर आदमी होगा तो बहुत कुछ कमा सकता है। और दूसरी चीज ये कि अमेरिका जाके तुमने कोई अफसर तो बना नहीं रहा, वहां तुम जो काम कर रहे हो, ऐसे काम कर रहे हो जो मैं बोल भी नहीं सकता। तो एक जीवन मिला है, इस जीवन में ऐसे चक्कर में तो मत पड़ो कि अपने माँ बाप से दूर हो, अपने समाज से दूर बैठे हो, और कुछ थोड़े से पैसे के लालच में आप वहां बैठे हो। मैं तो ये कहूंगा कि आपके आसपास बहुत अपॉर्चुनिटी है। हरियाणा में इस समय डेवलपमेंट बहुत है। आप थोड़ा सा दूसरे से कंपैरिजन कम करो, और ये देखो कि आपके पास कौन कौन से इनपुट हैं, कौन कौन सी ऐसे चीजें हैं जिसके थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं ईमानदारी से। तो आप उस पे ध्यान दो, बजाय के डोंकी रूट पे जाए। आपने ये भी तो देखा होगा, कितने लोग डोंकी रूट पे गए और मारे गए, है ना। और अब अमेरिका से कितने लोग डिपोर्ट करे गए हथकड़ी पे ना के। और फिर क्या ही कर लोगे वहां जाके, काम जो करना है कोई अफसरी का थोड़ी करना है, सीवर साफ करते पाओगे, बढ़िया लगेगा। अपनी खेती पे ध्यान दो। अच्छा, एक गुड़गांव के इर्द गिर्द जितनी सारी कंपनियां हैं, अब एक ये भी धारणा है कि उन सारी कंपनियों में हरियाणा से बाहर के व्यक्ति हैं। दुष्यंत चौटाला एक कानून लेकर आए थे कि 75% आरक्षण रहेगा यहाँ के लोकल युवाओं को। उस पर कोर्ट ने आपत्ति जाहिर कर दी, या फिर कोर्ट ने ये दलील पेश की कि ऐसा नहीं हो सकता, संवैधानिक तौर पे ये सही नहीं है। तो हम इसे किस तरह से माने कि बतौर हरियाणवी मैं देख रही हूँ कि लोगों का विरोध है कि भाई गुड़गांव में बड़ी बड़ी कंपनी है, जॉब वहाँ के स्थानीय बालकों को नहीं मिल रही, और कंपनी वाले बोलते हैं कि भाई स्किल की कमी है थारे बालका में। तो दोनों ओर से तर्क हालांकि सही भी हैं। देखो, मैं तो इसमें ये मानता हूँ कि सरकार को, जैसे आर्मी में कोई रिजर्वेशन नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो बहुत अहम है देश की सुरक्षा के लिए। ऐसे ही जो कंपनियां हैं, जो इंडस्ट्री हैं, वो देश की अंदर के लिए मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि हरियाणा के लोगों के लिए इस तरह की रिजर्वेशन करें। इससे होगा क्या कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री होंगी जो उस स्टेट में कभी भी नहीं खुल पाएंगी, कारण सिर्फ इस पॉलिसी की वजह से। देखिए, हरियाणा में इस समय जो एजुकेशन का फैलाव है वो बहुत बड़ी तेज गति से है। अभी हम कह रहे थे कि यूपी में 5000 स्कूल, सरकारी स्कूल बंद हो गए, बहुत बड़ी खबर है। हरियाणा में तो हर साल दुनिया भर के स्कूल बंद होने लग रहे हैं सरकारी। हरियाणा में तो हर 1 किलोमीटर पे प्राइवेट स्कूल है। तो प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन का बहुत बड़े स्तर पर है, बच्चे पढ़े लिखे आ रहे हैं। और अब जो जनरेशन आ रही है वो स्किलफुल भी है, वो नॉलेजेबल भी है, और वो बाकियों को कम्पीट करेगी। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना मेरे भाइयों, मैं एक क्या बात कहूंगा,
कंपटीशन ही वो चीज है, कंपटीशन ही वो आग है जो आपको जिंदा रखेगी और आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरणा देगी। तो हमें कोई सहारा नहीं चाहिए प्राइवेट काम के लिए, हम अपने स्किल को मजबूत करें और सर जो भी नौकरी है उसके अधिकारी बने। सर एक बहुत आम सा सवाल है कि आईएएस आईपीएस बनन खातर के चाहिए और को घर में बैठा जब पढ़ना चाहे तो किस तरीके से पढ़े, क्योंकि मेरी जितनी भी सहेली है सबकी शादी हो चुकी हैं और वो ये सवाल मुझसे पूछती हैं कि बाणकी से तो पूछे को तेरे तक घना समझदार आदमी दिखे तो। नमा घना समझदार को ना, इब अपने हरियाणा से एक लड़की, बेसिकली दो लड़कियां हैं, दो को मैं एग्जांपल देता हूँ। एक लड़की है आस्था सिंह करके उसका नाम है, और मेरे यूट्यूब चैनल पे उसका पॉडकास्ट भी है। वो 21 साल की है, उसका हरियाणा पीसीएस में सिलेक्शन हुआ और उसकी रैंक थी 31, और इस बार यूपीएससी 2024 में सिलेक्शन हुआ है, इस बार उसकी रैंक है 61। ठीक है, 21 साल की उम्र में उसने ये अचीव कर लिया। ऐसे ही एक लड़की है, शायद शिवानी पांचाल करके लड़की का नाम है, उसका हरियाणा पीसीएस में सिलेक्शन हुआ, इस बार यूपीएससी 2024 में उसका शायद 38 या 40 के आसपास उसकी रैंक है यूपीएससी में। हमारे कैरियर आईएएस चैनल, यूट्यूब चैनल पे उसका पॉडकास्ट है। मैंने भी उनसे ये सवाल पूछा था कि ऐसा क्या कर ले रहे हो आप कि इतनी छोटी उम्र में आईएएस बन जा रहे हो, प्रॉपर आईएएस बन जा रहे हो। तो उनका एक ही जवाब था कि सर अब कंटेंट इतना अवेलेबल हो चुका है ना, मतलब रिसोर्सेज इतने ओवर हो चुके हैं कि केवल और केवल ओवर इंफॉर्मेशन और ओवर रिसोर्सेज की वजह से ही बच्चा एग्जाम नहीं निकाल पा रहा है। आपको एक बार 15 से 20 दिन बैठ के बहुत सारी वीडियो के थ्रू, बहुत सारे लोगों के थ्रू आपको ये समझना होगा कि यूपीएससी का सिलेबस डिमांड क्या करता है, हमें किन किन सोर्सेज पे रिलाई करना है, किस तरीके से पढ़ना है। अगर आप ये रणनीति अगले 20 दिन में डिसाइड कर लेते हैं तो उसका विश्वास मानिए, आप कैरियर आईएएस वाले एक बार यूट्यूब चैनल पर जाके देखिए, करीबन 30 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बिना किसी कोचिंग के, हमारी भी कोई कोचिंग नहीं ली उन्होंने, बिना किसी कोचिंग के यूपीएससी क्लियर किया है और मात्र 1.5 से 2 साल में किया है। जी आस्था सिंह की जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ, इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है, जिसकी 61 रैंक है। जो शिवानी पांचल कह रहा हूँ उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ, हरियाणा से है दोनों बच्चियां, अभी ट्रेनिंग कर रही है पंचकुला में। तो सबसे पहली चीज है कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट हम समझे कि एग्जाम डिमांड क्या कर रहा है, पहले माइंडसेट करें कि हमें ये रिसोर्सेज इस्तेमाल करना है। फिर जो एक बार आपने माइंडसेट तैयार कर लिया, फिर उसके ऊपर पूरी तरह रिलाई करें और अगले 1.5 साल उस पर पूरी तरह फोकस रहें, तो आपका सिलेक्शन इजीली हो पाएगा। और बहुत लंबा गेम नहीं है, लंबा गेम उनके लिए है जो हर थोड़े थोड़े दिन बाद डिस्ट्रैक्ट होंगे और फिर दूसरे रिसोर्सेज पे चले जाएंगे, फिर डिस्ट्रैक्ट होंगे, फिर तीसरे रिसोर्सेज पे चले जाएंगे। तो हो सकता है सिलेक्शन इजीली हो सकता है, लेकिन आपको सही रणनीति पकड़नी होगी। देखिए अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह में जाने की तो रणनीति थी, आने की रणनीति नहीं थी। सरकारी नौकरी बेसिकली एक चक्रव्यूह है जिसके अंदर जाने की कोई रणनीति नहीं है, पूरी दुनिया घुसी हुई है उसमें, लेकिन आने के लिए सही रणनीति की जरूरत है, इसलिए उस पर फोकस करिए। सर जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी या मेरे जैसी जितनी भी लड़कियां हैं, हम बहुत सम्मान से रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं, लेकिन जब हम समाज का हिस्सा बनते हैं तो हमें तब मालूम चलता है कि मैं उस जाति की हूँ, वो उस जाति के हैं, वो बड़े हैं, वो छोटे हैं, फिर हम इस तरह वाले दायरे में चले जाते हैं। और ये जो दायरा है वो मेरी उम्र की लड़कियां भी, मेरी उम्र के लड़के भी, वो सब इस दायरे को झेल रहे होते हैं, सब इस दायरे पे प्राउड फील भी कर रहे होते, होता है ना कि कॉन्फिडेंस होता है, एक तो ऊंची जाति का कॉन्फिडेंस होता है, एक शर्म महसूस कराई जाता है वो काबिल को कि वो पिछड़ी जाति से है। तो आज का जो यूथ है मैं देख रही हूँ कि अब कास्टिज्म को लेके उनमें किसी भी तरह का असर नहीं है। वो जो एक गांव में बैठे बुजुर्ग में देखती थी कि वो दिखाते थे इस जात के हैं, इनको ऊपर नहीं बिठाना, इनको अपने बर्तन में पानी नहीं पिलाना, उन्हीं से थोड़ी सी कम सोच में आज अपनी उम्र के जवानों में भी देख रही हूँ। मतलब मैं कहूँ कि कितना पढ़ ले, कितना बढ़ ले, लेकिन जवानों के भीतर से ये जातिवाद वाली सोच या कास्टिज्म या एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली सोच ये खत्म नहीं हुई है। और क्या आप इसे मानते हैं कि इसे खत्म किया जा सकता है? क्योंकि मैं इसे कहूँगी ये संभवतः बड़ा मुश्किल है। नहीं, ये संभवतः बहुत आसान है और होगा। देखिए जो पुरानी रूट्स हैं उसके अंदर तो जातिवाद बहुत गंदे लेवल पे भरा हुआ है और उसका असर बड़े बड़े रूप में दिखाई भी देता है। लेकिन जो बच्चे अब पढ़ लिख गए, मैं अपना एक उदाहरण देता हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ने लग रहा था तो हमारे साथ एक लड़का था, हम उसको अजगर कह के बोलते थे, हमारी क्लास में पढ़ता था और वो मुस्लिम बच्चा था। मुझे 8-9 महीने जब मेरे बीत गए ना उसके साथ, तब तक मुझे ये नहीं पता था कि ये बच्चा मुस्लिम है। क्यों? क्योंकि हमें उस चीज की कभी रिक्वायरमेंट नहीं थी। एक दिन गलती से
उसका रोल नंबर मैंने देख लिया, जो एग्जाम होता है उसका, उसमें उसका नाम लिखा हुआ था मोहम्मद कुछ करके। मैंने उस दिन उसको पहचाना कि अरे ये तो मुस्लिम बच्चा है, लेकिन उसके बाद भी हमारे रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जो यूथ है ना, आपके आसपास भी जो काम कर रहे होंगे, पहला आदमी होगा ना, तो जैसे मेरी जगह अगर वो इंटरव्यू दे रहा होता तो फिर वो ये कहता छोरी कौन सी जात की है, सबसे पहला सवाल ये होता। लेकिन क्या हम पिछले इतनी देर से इंटरव्यू कर रहे हैं, हमने पूछा किसी को? नहीं, क्योंकि जो यूथ है उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है इस चीज की। आप किसके साथ रह रहे हैं किसी को नहीं पता होगा, कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है, किसी को जरूरत नहीं है। तो जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे ये काम होते चले जाएंगे। हमारा भी ये परसेप्शन होता था, खासकर रिलीजन को लेके बहुत होता था। तो अभी भी हमें कोई मुस्लिम अगर दोस्त मिल जाता है तो हम उसके साथ मजाक में कह देते हैं कि तुम्हारा बढ़िया यार, तुम 3-3 4-4 ब्याह कर लोगे, हम हमारे लिए बेकार, हम तो एक में फंस गए। लेकिन मैंने अपने जितने भी दोस्त देखे हैं ना, कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसने एक से ज्यादा कहीं शादी की हो या उनके पेरेंट्स ने शादी की होगी। तो जैसे जैसे पढ़ते लिखते चले जाएंगे तो ना तो वो मुस्लिम इस चीज में जाते हैं, ना जाति वाला कोई जाता, ना हम कोई जाते। तो मुझे लगता है कि पढ़ाई एक ऐसा हथियार है, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो इन सारे जालों को काट रही है, और आने वाली जो 10 साल के बाद जो जनरेशन होगी वो पूरी तरीके से जाति भूल चुकी हो। सर मेरा प्रश्न ये है कि हाल ही में हमने देखा बिहार में और ARO के अभ्यर्थी, यूपी PCS के अभ्यर्थी, पिछले साल SSC CGL के अभ्यर्थी, बहुत सारे अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन के विरोध करते हुए देखे गए। सर आप क्या सोचते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में? आपका क्या राय है नॉर्मलाइजेशन के बारे में? देखो यार, मुझे ये लगता है कि नॉर्मलाइजेशन शायद वक्त की मांग नहीं है, लेकिन उसके बिना काम चलेगा नहीं। कारण क्या है कि ये बात तो सच है कि मैं ही मैथ का टीचर हूं, और मुझे ये अगर ये कहा जाए कि आप 10 सेट बना दीजिए मैथ के, तो मैं ये मतलब दावे से नहीं कह सकता कि 10 के 10 सेट जो बनेंगे, 10 पेपर बनेंगे, उनका एग्जाम का लेवल सेम होगा। कारण क्या होता है कि जो क्वेश्चन मुझे बहुत आसान लग रहा है, हो सकता है वो बाकी बच्चों को बहुत मुश्किल लगे, या जो बाकी बच्चों को बहुत आसान लग रहा है वो मुझे बहुत मुश्किल लगे। तो हम ये तो प्रैक्टिकली कह ही नहीं सकते कि अगर 40 शिफ्टों में एग्जाम हो रहा है कि भाई 40 के 40 शिफ्टों में जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो सेम होगा, ऐसा प्रैक्टिकली हम नहीं कह सकते, और मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा हो भी नहीं सकता। नॉर्मलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उस सिनेरियो में। दिक्कत कहां है नॉर्मलाइजेशन की, जिसके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं? दिक्कत यह है कि नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत साफ सुथरे तरीके से लोगों को समझाया नहीं जाता, बच्चों को बताया नहीं जाता, और कई बार नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका है वो भी इतना बड़े लेवल पे इंपैक्ट डाल जाता है कि जो बच्चे, मान लीजिए 100 नंबर का पेपर और एक बच्चे के 88 नंबर आ रहे हैं, लेकिन जब नॉर्मलाइज स्कोर होता है तो वो पहुंच जाता है 73 पे। तो वो जो गैप है ना, वो बहुत बड़ा गैप है। इसलिए 2 जगह पे दिक्कत है। सबसे पहली दिक्कत ये कि जो एग्जाम सेट कर रहे हैं वो कोशिश करें कि जो एग्जाम का लेवल है, जितनी भी शिफ्ट है, उनका लेवल लगभग सेम किया जाए। एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकता, लेकिन लगभग सेम किया जाए। दूसरा ये कि जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाला बोर्ड है वो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको बहुत डिटेल में और माइन्यूट लेवल पे समझाए, क्योंकि उसकी बहुत जरूरत है। ये छोटी छोटी ऐसी पॉलिसी हैं जिनकी जरूरत है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं कि ये छोटी छोटी चीजें बच्चे को बड़ा घातक होती है। मेरे पास 2023 में रात को एक बच्चे का फोन आता है। उस बच्चे का नाम था परवीन कुमावत। इस समय वो 2024 में उसका SSC CGL के थ्रू एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ। 2023 में एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कट ऑफ गई 301 नंबर, 301 ही गई थी, और सीटें हैं मान लेते हैं 100 सीटें एग्जाम में। तो उन 100 सीटों में से 95 बच्चे तो ऐसे थे जिनके 301 से ऊपर नंबर है, और 10 बच्चे ऐसे थे जिनके 301 नंबर थे। आपने मेरिट निकाली 301, तो इस हिसाब से सिलेक्शन कितने का हो गया? 105 का, लेकिन सीटें केवल कितनी? 100। अब उन 10 बच्चों में क्या किया गया कि पॉलिसी उसी समय बताई गई कि भैया जब एग्जाम होता है तो उसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन 1 एक सेक्शन 2। तो इन 10 बच्चों में छटनी करनी है तो ये देखेंगे कि सेक्शन 1 में ज्यादा किसके नंबर है। तो जो परवीन कुमावत था, इस बार उसकी 138 रैंक है पूरे भारत में। 2023 में उसके 301 नंबर थे, 301 ही मेरिट थी, लेकिन उसके सेक्शन 1 में नंबर कम थे और सेक्शन 2 में नंबर ज्यादा थे। और फाइनल में जब 10 बच्चों में से 5 छाटने उस सेम नंबर के,
तो फिर ये देखते हैं कि सेक्शन 1 में किसके ज्यादा नंबर है। तो इस बात का उसको तब पता चला जब वो बेचारा उस पोर्शन पे आके फंस गया। अगर ये पॉलिसी बहुत पहले से क्लियर हो जाए, देखिए टीचर में एक अच्छी चीज होती है क्या कि वो हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझा सकता है। तो यही काम मैं भी कह रहा हूं कि एसएससी भी तो एक टीचर का रोल प्ले कर सकता है। हर चीज को, कोई भी बोर्ड हर चीज को बहुत साफ सुंदर तरीके से अगर समझा दे, या हम टीचरों को बुला ले और हम समझा दें, तो बच्चों के बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। और देखिए अगर आपको आपकी मंजिल पता हो ना, तो शायद आप सही रास्ता चुन लें। लेकिन अगर आपको मंजिल ही नहीं पता हो कि 301 नंबर आने पे आपका सेक्शन 1 का स्कोर देखा जाएगा या सेक्शन 2 का स्कोर देखा जाएगा, तो बच्चा उस उलझन में फंसा रह जाता है और परेशान होता है। इसलिए मुझे लगता है पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए इनकी। राकेश सर, अंत में आपसे कुछ छोटे-छोटे सवाल। एक सवाल ये कि आप आंदोलन करते हैं, जैसे हाल में भी आपने आंदोलन किया, कोई दबाव आता है किसी का, प्रेशर आता है, डर लगता है आपको? नहीं, दबाव तो आता है और थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी डर भी लगता है। लेकिन होता क्या है कि अब ये दबाव इतनी बार हो चुका है कि शायद आदी हो गए। और कई बार तो ये होता है कि दबाव जो ओरिजिनल संस्था उससे आ भी नहीं रहता है, लेकिन बीच वाले कोई आदमी होते हैं जो दबाव बना देते हैं। तो कई बार होता है, लेकिन अब वो डाइजेशन बन चुका, उतना डाइजेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, देश में जब भी आंदोलन होते हैं, आंदोलन से कई बार नेता निकलते हैं। क्या राकेश यादव सर नेता बनने की कभी नहीं, सोचेंगे? नहीं, हम टीचर के रूप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक नेता की पहुंच उसके इलाके तक होगी, हम पूरे भारत में पहुंच रहे हैं, 1 करोड़ 40 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो मतलब नेता से तो हम बहुत अच्छे काम करने लग रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमें उस तरफ सोचना भी चाहिए। लेकिन अगर आपकी राजनीतिक राय के बारे में बात करें, तो कौन सी पार्टी फिलहाल मौजूदा दौर में आपको अच्छी लगती है? अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग है। जैसे ही आंदोलनों के मुद्दे पे बात करूं तो मुझे कांग्रेस अच्छी लगती थी। हमें याद है कि हमने 2012 में के आसपास एक आंदोलन हुआ था, 12-13 में। तो उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी, लेकिन राहुल गांधी प्रोटेस्ट में शामिल होने आ गए। तो उस मामले में कांग्रेस बहुत अच्छी थी। अगर ऐसे ट्विटर कैंपेन हमने कांग्रेस के टाइम पे किए थे, तो कांग्रेस ने सेम डे ही उन चीजों का जवाब भी दिया था, और सारे आंदोलन जो भी रहते थे उसकी आवाज पहुंचती थी और उसका हल भी निकलता था। बीजेपी सरकार में शायद ये चीज ठीक नहीं है। बीजेपी सरकार में ये दिक्कत सबसे बड़ी है कि आंदोलन या तो उठते ही नहीं है, उठ जाते हैं तो उसका कुछ होता नहीं है। चाहे वो किसान आंदोलन हो या स्टूडेंट्स का आंदोलन, रोज ही होते हैं, लेकिन इनका अंतिम परिणाम नहीं आता। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे कांग्रेस गवर्नमेंट बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन अगर बाकी मुद्दों पर देखें तो जिस तरीके से कस के देश को चलाया जा रहा है, तो उस नजरिए से देखें बीजेपी ठीक है। कि ऐसा ये नहीं तो है फिर कि कोई भी कुछ डिप्लोमेटिक भी बात कर हो ले। गई ना, फिर तो बहुत संभल के आप बोल रहे हैं। नहीं, संभल के नहीं बोल रहे हैं, बेसिकली अलग अलग मुद्दों पे मैं बात कर रहा हूं। आप किसी कोई मुद्दा बताएंगे तो उस पे तो मैं बता सकता हूं कि ये ठीक है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आवाज सुनने के मामले में तो कांग्रेस से बढ़िया कोई सरकार नहीं है। सरकार तुरंत दबाव मानती थी, चाहे 2 ही लाख ट्वीट हो, लेकिन उसका दबाव मानती थी। यहाँ तो 20-20 लाख ट्वीट डिलीट हो जाते हैं हाथ के हाथ, तो यहाँ दबाव नहीं बनता। अच्छा, आपने राहुल गांधी का जिक्र किया। आपने 2 दौर देखे हैं राजनीति के। कौन सा दौर बेहतर लगा, और तब के राहुल गांधी और आज के राहुल गांधी में क्या किसे बेहतर आप पाते हैं? मुझे लगता है कि राहुल गांधी तब के दौर में भी ठीक थे, आज के दौर में भी ठीक है, लेकिन ठीक होने से शायद राजनीति चलेगी नहीं। उनको ये समझना होगा कि उनके आसपास जो लोग हैं उनको बदलना होगा। कुछ ऐसे आदमी लाने होंगे आसपास जो ग्राउंड रियलिटी जानते हो। देखो, महलों में बैठ के आप झुग्गियों की राजनीति नहीं कर सकते। आपके आसपास वही लोग होने चाहिए जो सच जानते हो ग्राउंड का। और राहुल गांधी साहब में एक अच्छी चीज तो बहुत है कि वो जब भी उनके साथ कोई चीज डिस्कस की जाती है, जो बाकी टीचर्स वगैरह गए हैं, जैसे अभिनय सर गए थे राहुल गांधी से मिलने, तो उन्होंने 10 मिनट का टाइम दिया था, लेकिन 4 घंटे तक वो राहुल गांधी के साथ बैठे थे और उनसे बात की। तो राहुल गांधी में वो पेशेंस तो है कि सामने वाले की बात सुन लेते हैं, समझने की भी कोशिश करते हैं। तो उस मामले में राहुल गांधी ठीक है। और लेकिन असली ठीक का तब पता चलता है जब आदमी सरकार में आता है, वरना तो हमें तो केजरीवाल भी ठीक लगता था, लेकिन जब सरकार में आए तो ठीक नहीं लगा। आपकी कई वीडियो के कमेंट्स में आया कि भाई राकेश यादव सर करियर लैब चलाते हैं, छात्रों को पढ़ाते हैं, उनकी खुद की फंडिंग कहाँ से होती है? हमारी फंडिंग मैम मेनली बच्चों से ही होती है, क्योंकि हम जो चीज़ बेचते हैं, कोर्सेज वगैरह जो बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, वो बच्चों से जो पैसा आता है उसी पैसे को हम अपने टीचर्स को देते हैं, उसी पैसे से टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए हमने आज तक किसी से फंडिंग नहीं ली। अदरवाइज हमारे जितने भी
और बाकी प्लेटफॉर्म है मोस्टली सब फंडेड हैं, और मोस्टली जो फंडेड है वो फॉरेन कंट्रीज की फंडिंग है, किसी को चाइना की फंडिंग है, किसी और चीज़ की। हमें भी बहुत ऑफर मिले इस चीज़ के, लेकिन हम वो कॉरपोरेट कल्चर बना ही नहीं रहे अपनी कंपनी में। हमारा मेन टारगेट ये कि ये टीचर और स्टूडेंट का बिहेवियर है वही रहे, टीचर पढ़ाए स्टूडेंट पढ़े, बस उतना ही। ना हमें एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत है कि फंडिंग की ज़रूरत हो कि हम आईपीएल का मैच होस्ट करवाएं। पढ़ाने वाले लोग हैं, अगर अच्छा पढ़ाएंगे तो बच्चा अपना आप देख लेगा, ढूंढ लेगा। तो हमारा फंडिंग से कोई मतलब वैसा इंटरेस्ट नहीं, ना हम करते। नहीं, लेकिन राकेश यादव सर भी तो अपने में एक ब्रांड है, तो फेस भी बिकता है, ये मानते हैं आप? देखो, दो तरीके की ब्रांडिंग होती है। एक होती है कि हमने बच्चों को पढ़ा के वो विश्वास कमाया है, बच्चों का सिलेक्शन दिला के विश्वास कमाया है। तो अगर उस तरीके से देखें तो हाँ, फेस वैल्यू है, तभी इतने बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं। दूसरा ये कि एक आदमी गलत काम करके कोई बदमाश है, उसकी भी एक चेहरे की वैल्यू है। तो दोनों में फर्क है। तो हमने तो जो भी कमाया वो बच्चों को पढ़ा के उनको सेलेक्ट करा के कराया। और ऐसा नहीं है ना कि हमारी एक वीडियो से बच्चा इंप्रेस हो जाता है। जब पढ़ता है तो 4-4, 5-5, 6-6 महीने पढ़ता है। तो जब वो देखता है कि पहले पॉइंट से लेकर आखिरी पॉइंट तक ईमानदारी से काम हुआ है, तो फिर वो बच्चा हम पे विश्वास करता है और हमारी चीजें भी जो उसको ठीक लगती है वो परचेज करता है। अच्छा, हाल में कोचिंग इंडस्ट्री के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, कोचिंग माफिया। उस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि इस शब्द का जाहिर तौर पर नेगेटिव कॉनोटेशन है? देखिए, अभी आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। अभी यूपी में 5,000 स्कूल बंद हुए, सरकारी स्कूल 5,000 बंद हुए। क्या देश की जनसंख्या घटी है? नहीं, देश की जनसंख्या तो बढ़ी है। क्या गरीबी घटी है? नहीं, गरीबी भी बढ़ी है। तो फिर वो 5,000 स्कूल बंद कैसे हुए? बेसिकली शिक्षा व्यवस्था का बहुत बड़ा भार प्राइवेट स्कूलों ने झेला हुआ है। अगर ये प्राइवेट स्कूल ना पहुंचे तो शायद ये शिक्षा व्यवस्था कभी संभव हो ही ना पाए जिस तरीके से आज के समय में हो रही है। तो आप अपनी कमी को छिपाने के लिए कह सकते हैं कि शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया, जो भी आप कहना चाहें कह लें, लेकिन सच बात तो यही है कि अगर आप इन्हें माफिया कह रहे हैं तो ये सरकार के सिस्टम का ही तो फेल्योर है कि ये माफिया आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर ये ना हो तो क्या वो स्किल आप स्कूल में बच्चे को करके दे रहे हैं? अगर ऐसा होता कि सरकार बहुत अच्छे से एजुकेशन पे ध्यान दे रही होती तो 5,000 स्कूल ऐसे थोड़ी बंद होते हैं। और ये तो ऐसी चीज है जो अभी इस समय मीडिया में है। बहुत सारे ऐसे स्टेट है, जैसे मैंने आपको हरियाणा का एग्जांपल दिया, हर साल स्कूल बंद होते हैं। तो आपने एजुकेशन अच्छी दी, आपने गरीबों को मौका दिया वहां पढ़ने का, सारी फैसिलिटी दी, अगर दी तो स्कूल बंद कैसे हो गए? और जनसंख्या घटी थोड़ी, जनसंख्या तो बढ़ी है। तो आप देखिए कि जनसंख्या बढ़ रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, गरीबी भी बढ़ रही है, लेकिन सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं। तो इन बच्चों का वजन किसने उठाया? प्राइवेट स्कूलों ने। प्राइवेट स्कूलों की भी हालात आज के समय में ये है कि सरकारी स्कूल के बराबर ही लगभग या उससे थोड़ी सी ज्यादा फीस में ही बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। तो माफिया कह लेते हैं, लेकिन है नहीं कोई भी माफिया। तो आपके पसंदीदा टीचर कौन है? मतलब जो मैं कमेंट्स देख रही थी उसके मुताबिक, तो क्योंकि हमने पहले भी आपसे जो बातचीत की उसमें ढेरों कमेंट्स आए आपकी तारीफ में, आपसे कितनी उम्मीद है उसे लेकर, लेकिन राकेश यादव सर के फेवरेट टीचर कौन है? मैम, मैं जब यूपीएससी की कोचिंग लेने आया तो विकास दिव्यकीर्ति सर से पढ़ा था। और अगर मुझे जीवन में किसी को कॉपी करने की जरूरत होती है, कई बार अपने टीचिंग के लहजे में बदलाव करने की जरूरत होती है, तो मैं उनको ही देखता हूँ, उन्हीं को कॉपी करता हूँ। तो मेरे लिए तो वही एक टीचर है जो, मतलब मेरे लिए टीचर भी नहीं, वो टीचर से बड़ा दर्जा रखते हैं, भगवान के बराबर है। मैं उनको मतलब उसी नजरिए से देखता हूँ जैसे आप अपने घर में सबसे बड़ों की पूजा करते हैं या सम्मान करते हैं। तो मेरे लिए उनसे मुझे लगता है कि मेरे लिए क्या, शायद उनसे बेहतर कोई टीचर नहीं है जो उतनी सरलता से किसी चीज को समझाते हैं। व्यक्तिगत रूप से कैसे संबंध है आपके उनसे? बातचीत होती है, मुलाकात होती रहती है? नहीं, मेरी मुलाकात तो नहीं होती, लेकिन हाँ, मेरी बातचीत होती रहती है। और बातचीत के थ्रू हम कम्युनिकेट कर लेते हैं। और वो लहजा वो बना हुआ है कि चूंकि टीचर है तो मैं उनके साथ कभी उतना फ्रैंक हो नहीं पाता बातचीत में। और विकास सर भी जो है वो थोड़े से रिजर्व टाइप के हैं, और उनके साथ दिक्कत ये रहती है कि आप उनको कोई मैसेज करो किसी चीज़ के लिए तो वो 5-6 दिन बाद वो फ़ोन खोलते हैं। हफ्ते में एक बार वो फ़ोन खोलेंगे, तब उनको मैसेज आएगा, फिर वो मैसेज करेंगे कि हाँ प्रिय राकेश बताएं क्या कह रहे थे। फिर मुझे लगता है यार 5 दिन पहले मैंने इनको मैसेज किया किसी चीज़ के लिए, अब क्या ही बोलूं इनको। तो वो कम्युनिकेशन गैप उनके साथ हो जाता है। तो ये शिकायत वो सुन रहे होंगे? नहीं, वो शिकायत नहीं है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ज़रूरी है कि आदमी अपने आप को डिजिटल डिटॉक्स करे, और सर करते हैं। और मैंने कहा ना कि मेरे लिए वो टीचर नहीं, उससे ऊपर की कैटेगरी में आते हैं। तो
जब हम ये कह रहे हैं कि टीचर से ऊपर की कैटेगरी में, तो फिर उनके लिए शिकायत तो हो ही नहीं सकती मेरी तरफ से कभी। अच्छा, बहुत खुलकर आपने मनोहर लाल खट्टर की जो पूर्व में सरकार रही उसकी आपने तारीफ की रोजगार के विषयों को लेकर। रोजगार के विषय में आप आज के दौर में कोई ऐसा नेता है जो आपको पसंद आ रहा है? देखिए, मैंने हरियाणा सरकार की तारीफ इसलिए भी की कि दो मुद्दों पर, मतलब प्रखर तरीके से कह सकते हैं कि जो काम किया। सबसे पहला तो इन्होंने जो काम किया वो किया रोजगार को लेके, और दूसरा काम किया डेवलपमेंट को लेके। हरियाणा में मुझे नहीं लगता कि अब कोई गांव भी ऐसा बचा होगा जहां सड़कें ना हो, और प्रॉपर सड़कें ना हो। और गांव तो छोड़िए, जो गांव के खेत होते हैं ना, खेतों तक भी पक्की सड़कें पहुंच गई हैं। तो जितना डेवलपमेंट हरियाणा में मैंने देखा, उतना तो मैंने किसी स्टेट में नहीं देखा। तो मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार ने, खासकर खट्टर सरकार ने, नायब सिंह सैनी सरकार ने, मतलब कमाल का काम किया है, जबरदस्त लेवल पे काम किया है। मुझे नहीं लगता कि इतना किसी भी स्टेट ने, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इतना काम किया जितना हरियाणा सरकार ने काम करके दिया। और अगर मैं कोई फेवरेट नेता की बात करूं, तो मुझे नायब सिंह सैनी बढ़िया आदमी लगते हैं। मतलब हंसना भी जानते हैं, हंसाना भी जानते हैं, मुद्दे समझना भी जानते हैं, मुद्दे बोलना भी जानते हैं। नेशनल पॉलिटिक्स का कोई और चेहरा? नेशनल पॉलिटिक्स में तो नितिन गडकरी साहब हैं, उनके अलावा और कोई नहीं लगता। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने काम किया पूरे देश में, जिस तरीके से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, मुझे नहीं लगता कि अगर नितिन गडकरी जी नहीं होते तो अगले 30 साल भी भारत इतने बड़े रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में पहुंच पाता। लेकिन आज की तारीख में जो उनकी रोड हाईवेज को लेकर ही कहीं पे पुल टूट जाता है, आलोचना होती है नितिन गडकरी की भी, उस पर आप क्या कहेंगे? मैम देखिए, हमें बड़े आउटकम को देखना चाहिए। कुछ जगह छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं, होती भी रहेंगी और आगे भी होती रहेंगी। बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार जो क्वालिटी है, जो मटेरियल यूज किया, उसमें कहीं गड़बड़ हो जाती है। कई बार मौसम की भी मार होती है, कई जगह ओवर ट्रैफिक भी होता है। और एक चीज हमें ये भी समझना चाहिए कि भारत में जितनी भी चीजें चल रही, जैसे ट्रांसपोर्ट चल रहा है, ट्रक चलने लग रहा है, वो ओवरलोड होके चल रहा है। तो हर एक चीज की ना एक लिमिट बनी हुई है कि ये रोड 500 किलो के ट्रक को ही वेट झेल सकता है या 100 ग्राम चीज को ही झेल सकता है। अगर वहां पे आप 100 ग्राम की जगह सीधा 10 किलो लेके जाएंगे तो रोड पे तो प्रभाव पड़ेगा ही। तो मुझे लगता है कि नितिन गडकरी साहब ने कमाल का काम किया है। और इकलौते मुझे ऐसे राजनीति के लगते हैं जिनके लिए भारत का आदमी दुआ मांगता होगा, यार ये आदमी स्वस्थ रहे, लंबा जिए। क्योंकि इन्होंने जो काम किया वो गजब काम किया हुआ है। इनकी सोच को सलाम, इनके काम को सलाम, और भगवान करें लंबा जिए और देश का विकास करते रहें। अच्छा, अंत में सवाल ये कि क्योंकि शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर आप टिप्पणी करते हैं, अपनी राय रखते हैं, शिक्षा मंत्री बनेंगे तो क्या बदलाव चाहेंगे? सबसे पहले क्या? मैं नहीं, शिक्षा बनना मंत्री नहीं चाहते? नहीं, मैं बनना नहीं चाहता। मैं यही कहूंगा, लेकिन अगर मेरे को ऐसा मौका मिला तो मैं सिंपल एक काम करूंगा कि मैं जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है ना, केवल 1st क्लास से 5th क्लास तक की मैं बात कर रहा हूँ, या नर्सरी से 5th क्लास की, मैं इसको पूरी तरीके से चेंज करेंगे। क्योंकि यही वो क्लासेस होती हैं जहां बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप कराया जाता है पढ़ाई में। अगर 5th क्लास तक बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो जाए स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका मैथ कमजोर होता है। कारण क्या होता है कि इन्हीं क्लासेस में वो गैप छोड़ दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि जितना पढ़ाई को, एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, वो इसी लेवल पे बनाया जा सकता है। और देश के बच्चों में अगर हम अच्छे संस्कार डालना चाहते हैं तो यही वो टाइम है जब वो कच्ची मिट्टी धीरे धीरे पक रही होती है। तो अगर मैं सुधार करना चाहूंगा तो मैं अपना पूरा जीवन इसी चीज में लगाऊंगा कि नर्सरी से लेके 5th क्लास के जो बच्चे हों, उनकी एजुकेशन बहुत अच्छे तरीके से हो, उनके अंदर जो संस्कार डेवलप होने चाहिए वो हो, और उनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ, आज के समय में जो सबसे बड़ा चैलेंज बच्चों में होता जा रहा है, बच्चा मोबाइल में लगा हुआ है, घर में ही है। आज के समय में एक और दिक्कत है कि बच्चे के माँ बाप बच्चे के इतने बड़े दोस्त हो गए हैं कि उन्होंने बच्चे के दोस्त ही खत्म कर दिए हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो सारे माहौल, वो सारा एनवायरनमेंट बच्चों को मिले। राकेश जी, बहुत सार्थक चर्चा आपके साथ रही। अंत में ये जरूर बताइए कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा मंच पर? मैं स्पेशली थैंक भी करना चाहूंगा न्यूज तक में, इसलिए नहीं कि मैं आपके मंच पर बैठा हूं, जहां मैं आपके मंच पर नहीं था वहां पे मैंने आप लोगों की तारीफ की है। इकलौता ऐसा ये न्यूज चैनल मिला मुझे जिसने बिना खर्ची और बिना पर्ची के बच्चों की आवाज उठाई। अदरवाइज हम हर दरवाजे तक गए, बहुत सारे दरवाजों ने हमें पर्चियां पकड़ा दी कि भैया इतना पैसा लगेगा,
फिर आप आवाज उठा लो, लेकिन ईमानदारी से आप लोगों ने आवाज उठाई। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि न्यूज़ तक इसी तरीके से बच्चों की आवाज उठाता रहे। और आपके प्लेटफॉर्म पे आके मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ इस चीज के लिए कि आप बच्चों के लिए सोचते हैं और आप एक बार कहने से ही बच्चों की आवाज आपने उठाई। इस चीज का मैं आपको क्या बोलूं कि आप इकलौते ऐसे चैनल थे जिसने हमारी आवाज को नेशनल बनाया। तो आपको हाथ जोड़ के नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।